नमस्कार, डीडी बिहार की मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, नए दिन की शुरुआत होगी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। और आज हम कुछ दो ऐसे मेहमान से खास बातचीत करेंगे जिनके जो कार्य हैं वो अपने आप में सराहनीय हैं, जिन्होंने लोगों के लिए भी कुछ किया है और कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो कहीं ना कहीं सभी के लिए सराहनीय है। आज हम इन्हीं से खास बातचीत करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो हम एक सकारात्मक विचार के साथ करते हैं, एक अच्छी सोच के साथ करते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच, एक अच्छे विचार के साथ करें तो दिन भर के लिए हमें एक मोटिवेशन मिलता है कुछ अच्छा और कुछ बेहतर करने का। तो आइए देखते हैं कि आज के अनमोल वचन में आप सभी के लिए क्या कुछ है। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आती। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जिन्हें मिलेट्स मैन ऑफ बिहार भी कहा जाता है। ये महेश कुमार अग्रवाल है। जब भी बात हम मिलेट्स की करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी के जीवन में इसका एक खास महत्व है। इसके बारे में समझना, जानना और लोगों को बताना बेहद ही ज़रूरी है। तो आज के जो हमारे खास मेहमान हैं जिन्हें मिलेट्स मैन ऑफ बिहार भी कहा जाता है, उनसे आज हम इसी बारे में खास बातचीत करेंगे। तो महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार सर, अगर हम मिलेट्स के बारे में बात करें तो हम सभी जानते हैं कि मिलेट्स एक ऐसी चीज़ है जिसका हम सभी के जीवन में खास महत्व है, जिसके बारे में जानना, समझना और लोगों को बताना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको एक टैग दिया गया है मिलेट्स मैन ऑफ बिहार। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो मोटे अनाज होते हैं, जो मिलेट्स होते हैं, इसके प्रति जो आपका जो रुझान था या एक जो इसके प्रति आपका रुचि था, ये कैसे जागा, इसके बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। ये बड़ी रोचक कहानी है। 2017 में हमारा जॉइंट फैमिली है, हमारी 3 भाइयों का परिवार है। 2017 में मेरी माताजी का देहांत हुआ। तो घर में गेहूं आता था, साफ करना, धुलवाना उन्हीं के जिम्मे था। और समय समय पर वो पिसवा भी लेती थी गेहूं को। और हम लोग कभी भी बाजार का आटा नहीं खाए। अच्छा। लेकिन माताजी के स्वर्गवास के बाद वो क्रम टूट गया। अब ब्रांडेड आटा खाने लगे। 2020 में कोरोना का आगमन हो गया। 2021 में फेसबुक और व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी है उसने मैसेज फ्लो किया कि पैक्ड आटा में पोटासियम ग्लूटामेट नाम का एक केमिकल होता है जिससे कि उस आटे की लाइफ 3 महीने हो जाती है। तो मैंने कहा कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हम लोग केमिकल खा रहे हैं। तो हमने एक विचार किया कि गेहूं अपना इसको कमर्शियल एस्पेक्ट दिया जाए। तो कहानी गेहूं से शुरू हुई हमारी। एक छोटी चक्की मंगाई, गेहूं को धुलवाने सुखवाने की व्यवस्था की। तो मेरे जो दुकान का जो मैनेजर था उसने कहा कि बहुत लोग रागी, जवार, बाजरा का आटा खोजते हैं, कुछ मंगा लिया जाए। तो उसकी भी व्यवस्था हो गई, मिल चालू हो गई। पत्नी मेरी 3 साल से डायबिटिक थी। उन्होंने कहीं पढ़ा था कि गेहूं नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है आपके पास जितने अनाज है, उस समय तक मेरे पास 8 अनाज आ गए थे, तो ये सब अनाज मिला के हमको आटा दीजिए, मैं तो वही खाऊंगी। तो मैंने बना के दे दिया उनको आटा। ईश्वर की भी कृपा होती है। अब मल्टीग्रेन आटा बनाने में किसकी क्या रेसिपी होगी, इसको जानने के लिए उस दिन नेट और वाईफाई सारे फेलियर थे हमारे। और पत्नी का जो रिमाइंडर था वो इतना कड़ा रिमाइंडर था कि मैंने आओ देखा न ताओ जितने अनाज से सबको बराबर मात्रा में मिला के उनको आटा दे दिया। नतीजा ये हुआ कि 2-2.5 महीने में उनकी दवा बंद हो गई। शुगर बिना दवा का और खान पान से ही कंट्रोल हो गया। वहाँ से मेरी इसकी रुचि बढ़ी। इसको पढ़ते, लिखते, समझते, बहुत अध्ययन किया, बहुत लोगों से बात की। तो ये मेरा 4था वर्ष पूरा हो रहा है। अब मिलेट पर इतना इंटरेस्ट आ गया, इतने लोगों को बताया मैंने, तो अब तो रोगों का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ साथ अब बच्चों के प्रोडक्ट के ऊपर भी, अब बच्चे को मिलेट कैसे खिलाया जाए उस पर काम कर रहा हूँ मैं। तो अगर वहीं बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो इससे बिहार को कितना लाभ हुआ है इससे? देखिए, ये सारे मिलेट्स
अगर बाजरा को छोड़ दें और जवार और बाजरे का चलन हमारे बिहार में खेती में नहीं था। बाकी रागी हमारे यहाँ जो है मड़ुआ के नाम से हाँ। पूरे बिहार में खेती होती आई है। कौनी के नाम से यहाँ खेती होती आ रही है। सांवा हमारे यहाँ होता रहा है। तो एक जमाना था ये सोरगम जिसको कहते हैं हम लोग, जवार, उसको यहाँ जानवरों को खिलाने के लिए लोग पैदा करते थे। और रागी जो है इसको बहुत निम्न स्तर का अनाज मान के, और इसमें ताकत बहुत होती थी, तो खेतों में जो किसानी के समय में जो मजदूर होते थे उनके रोटी खिलाने का चलन था दिन में। तो मड़ुआ की रोटी खिलाई जाती थी। तो अच्छे घरों में इसका प्रयोग कम होता था, या दूध देने वाली जो महिलाएं, जो बच्चे की माँ, नई माँ होती थी, उनको मड़ुआ का हलवा खिलाने का चलन था। बाकी कौनी है, सांवा है, ये सब हमारे यहाँ होता था। लेकिन थैंक्स टू द साउथ इंडियन फार्मर्स, जो कर्नाटक के हैं, केरल के हैं, कुछ मध्य प्रदेश के किसान हैं, जिन्होंने ये सारे मिलेट्स को आज भी अक्षुण्ण रखा है जी। और ज्योग्राफिकल देखें तो हम लोग के यहाँ तो चावल खाने का चलन था बिहार में। अधिक से अधिक लोग चावल खाते थे। तो ये बिहार के संदर्भ में अब जो है सरकार ने अच्छी स्कीम लगाई है, अब बीज बांट रहे हैं, लेकिन अभी बहुत यानी प्राइमरी स्टेज है मैं कहूँगा इसको, क्योंकि अभी किसान जो पैदा कर रहे हैं उसके लिए प्रोसेसिंग की समस्या आ रही है, क्योंकि हर एक मिलेट्स के ऊपर एक छिलका होता है। तो उस छिलके को साफ करने के लिए छोटे छोटे प्लांट लगाने पड़ेंगे। तो अभी वो स्टेज आया नहीं है, और इसमें अभी और प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता समझ में आती है जी। और साथ ही सर, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की अगर बात करें, और साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनने की अगर हम बात करें, तो इसमें ये जो मिलेट्स है वो कैसे इसको, मतलब आप इसको देखते हैं, और ये इसमें कैसे फिट बैठता है आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करें, या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो? देखिए, अभी बहुत से पत्र पत्रिकाओं में लिखा कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए ही होने वाला है, ऐसा हम लोगों ने कई बार पढ़ने को मिला। और पानी की जो स्कैर्सिटी है, और जो जिस हिसाब से नेचर अपना रुख बदल रही है, तो आने वाले समय में मिलेट ही एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसकी खेती में पानी की बहुत कम आवश्यकता है। अच्छा। और ये उसर खेत में भी हो जाता है, और बिना मेहनत का होता है ये अनाज। और इसमें फर्टिलाइजर की भी बहुत कम आवश्यकता होती है, नहीं के बराबर। पेस्टिसाइड की भी आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। और एक और विशेषता है कि मिलेट्स के जीनोम चेंज नहीं हुए, जेनेटिक चेंजेज इसमें नहीं हुए अभी तक जी। तो इसके प्राकृतिक जो नेचुरल गुण हैं आज भी वो इसमें विद्यमान है, और इसीलिए कारगर है ये जी। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम मिलेट्स की बात करें, तो केंद्र सरकार की अगर बात हो या फिर बिहार सरकार की, तो इसको बढ़ावा देने में मिलेट्स को क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हो? साथ ही साथ कहाँ कुछ सुधार की क्या ज़रूरत आप समझते हैं? क्या कुछ सुधार में इसमें आप देखना चाहते हैं या फिर पाते हैं? इस बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं आप। मिलेट का अगर प्रचार प्रसार हो जाए और लोग इसको जीवन में ढाल लें मिलेट को, तो मेरे 4 वर्ष के अनुभव में मेरा ये समझ में आता है कि डॉक्टर और दवा की आवश्यकता मनुष्य को नहीं पड़ने वाली है। अच्छा। तो इसके प्रमोशन में कहीं ना कहीं ये बात मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे अपना अनुभव है, बहुत से मरीजों को, बहुत से लोगों को मैं बेचता भी हूँ, उनको बताता भी हूँ, समझता भी हूँ। तो जो एक खास करके जो आजकल जो एक मेडिकल प्रैक्टिस हो गई है, उस प्रैक्टिस को अगर मैं तुलनात्मक अध्ययन से देखता हूँ, अब जैसे मैं उदाहरण स्वरूप कहूँ, किसी मरीज का शुगर, डायबिटीज 300 से घटकर 70-75 पर आ गया और आधी टैबलेट खा रहा है, यानी 4 टैबलेट खाता था, वो घट के आधी हो गई है। इसको सामाजिक स्तर पर ले जाना होगा सरकार के तरफ से। देखिए, अब मिलेट के छोटे जब पैक करते हैं तो उसमें जीएसटी लगता है 5%, तो स्मॉल पैकेज में जीएसटी इस पर से हटाना पड़ेगा, और जगह जगह पर प्रोग्राम करने पड़ेंगे। सरकारी अस्पतालों के माध्यम से लोगों को जानकारी प्रदान करनी पड़ेगी, होर्डिंग्स लगाने पड़ेंगे, और सेल्फ जो सहायता ग्रुप हैं
उन ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को गांव-गांव में उन लोगों को बताना, उनके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्थापित करना। और ये तो 9 प्रकार के मिलेट हैं। आपने ये सवाल नहीं पूछा मेरे से, मैं आपको बताऊं 9-10 किस्म के मिलेट्स हैं, जिसमें 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं। आप कुछ साथ में लेके भी आए हैं, हम ये भी जी जरूर वही देखना चाहेंगे। उसी में मैं बता रहा था कि जी। इसमें 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं। अच्छा। तो पॉजिटिव मिलेट बोलने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि इसमें थेरेपेटिक गुण है, ये बीमारियों को भगाने का इसमें गुण है। कौन कौन सी बीमारियां इससे भागती है? यानी अब किसी रोग में, मैं तो कहूँगा कि ये तो यूनिवर्सल है, यानी किसी रोग में कारगर है। अच्छा। चाहे वो डायबिटिक हो, किडनी का रोग हो, या हाइपरटेंशन हो। तो ये जितने भी हम मरीज हैं, हमारी खान पान की आदतें बदली है, उस कारण से हम मरीज बने। बिल्कुल। अगर आप 5 वो पॉजिटिव मिलेट्स की बात करें तो इसको हरी कंगनी कहते हैं, ब्राउन टॉप मिलेट हुआ ये। दूसरा जो है फॉक्सटेल, इसको कंगनी कहते हैं, और हमारे यहाँ बिहार में इसको कौनी के नाम से जाना जाता है। अच्छा। तीसरा है सांवा, इसको शमक भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बार्नयार्ड मिलेट बोलते हैं। उसके बाद आता है कोदो, तो कोदो को अंग्रेजी में भी कोदो बोलते हैं, हिंदी में भी कोदो बोलते हैं। और ये है लिटिल मिलेट, कुटकी। तो ये 5 जो हैं, ये एक अलग सेगमेंट है, इसको पॉजिटिव मिलेट्स के नाम से जाना जाता है। जी। उसके बाद आता है सोरगम, जिसको जवार बोलते हैं हम लोग। फिर है रागी, मड़ुआ हमारे यहाँ बोलते हैं, बहुत जगह इसको नाचनी भी बोलते हैं। जी। अंग्रेजी में इसे फिंगर मिलेट बोलते हैं। और ये है बाजरा, लिटिल पर्ल मिलेट के नाम से इसको जाना जाता है, और बाजरा के नाम से सारे प्रदेशों में बाजरा ही जाना जाता है। तो ये 3 जो हैं, ये न्यूट्रल मिलेट्स हैं, और ये 5 जो हैं, ये पॉजिटिव मिलेट्स। तो पॉजिटिव मिलेट्स के प्रयोग से दुनिया का कोई ऐसा रोग नहीं है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता है, वो ठीक नहीं हो सकता है। और यदि इसको जीवन में शुरुआती यानी बाल्यकाल से ही अगर इसकी आदत बच्चों में डाल दी जाए, और बड़ा स्वादिष्ट है, आप इससे रोटी बना सकते हैं, इससे दलिया बना सकते हैं, इससे खिचड़ी बना सकते हैं। इवन आप राइस हटा दें, जैसे डोसा है, साउथ इंडियन डिशेस बनाते हैं, डोसा है, इडली है, तो राइस की जगह इसको अगर इनबिल्ट कर दें तो डोसा इडली भी बड़ा स्वादिष्ट बनता है। इसके बाद इसका चिल्ला बहुत बढ़िया बनता है। तो ये तो एजुकेट करने की बात है कि इसकी खीर बहुत बढ़िया बनती है। हमारे यहाँ तो अभी नवरात्रे आएंगे तो समक की खीर और समक के चावल खाने का चलन है हमारे यहाँ। तो ये 5 तो अमृत है। इसमें इसको तो मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई पुण्य और पाप है दुनिया में, तो किसी को हाथ पकड़ के और समझा के अगर इसको उसकी डाइट में इनबिल्ट कर दिया जाए तो वो भी एक बड़ा पुण्य का काम होगा, क्योंकि उसकी बीमारियां चली जाएगी। डॉक्टर से फिर उसके दवा के बिल घट जाएंगे परिवार के। और साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि आपको है जो मिलेट्स मैन ऑफ बिहार भी कहा जाता है, आप अच्छी जानकारी रखते हैं मिलेट्स से जुड़ी। अगर हम अपने बिहार के बारे में बात करें, बिहार के किसानों के बारे में बात करें, तो उन्हें मिलेट्स से लेके कितनी मतलब जागरूकता है उनके बीच में मिलेट्स को लेके, इस बारे में भी हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन मार्केट नहीं है। अब किसान पैदा तो करेगा, बेचेगा का, और बेचने के पहले उसको प्रोसेसिंग करनी होगी। तो इसमें क्या है कि अभी कृषि विभाग भी यहाँ पे जो मेरी सूचना के आधार पे मैं ये बात कह सकता हूँ कि बीजों का वितरण कृषि विभाग की तरफ से हो रहा है। सरकार क्रियाशील है, सरकार चाहती है कि इसकी पैदाइश बढ़े, और सबसे बड़ी बात है कि इसका एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हमने इसको वैज्ञानिक तौर पे अगर इस पर रिसर्च करके ये प्रूवन कर दिया कि इससे रोग ठीक हो जाते हैं, तो ये एक बड़े स्तर का काम है। वो स्तर हमारे लिए बहुत बड़ा है, वो काम मैं नहीं कर सकता। मैं तो अपने लोकल लेवल पे, बिहार के लेवल पर जगह जगह जाके लोगों को जागरूक करना, इस प्रकार से मैं अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन सरकारी स्तर पर जगह जगह पर इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, वो जगह जगह पर अगर इसका आयोजन करें लोगों के बीच में। हमारे पास आज के तारीख में 500 से 600 ऐसे मरीज हैं जिनकी डायबिटीज़ की दवा बंद है, किडनी उनकी रिवाइव की है। वैसे लोगों का उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, लोगों में जागरूकता की जाए, तो आने वाले 5 वर्ष में बिहार में भी इसकी खेती बढ़ जाएगी
और मार्केट भी डेवलप होगा और लोग इसका प्रयोग करने की आदत भी डाल देंगे। और मैं साथ ही आपने जैसा कि बताया कि जो भी मिलेट्स होते हैं इसके जो हमारे शरीर पे जो प्रभाव है वो काफ़ी बेहतर है, इससे कहीं ना कहीं बीमारियों से भी बचते हैं। तो जो लोगों के मन में जो एक धारणा बनी हुई थी, क्या आप वो देखते हैं आज वो बदल रही है या फिर बदलाव आ रहा है लोगों के मन नहीं, में? बदलाव के अब तो गरीब खा ही नहीं सकता ना क्योंकि पैदाइश कम हो गई, जी। दाम बढ़ गए, बिहार में नहीं होता, अब हमें आप समझो साउथ इंडिया से मंगाना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, पैकिंग के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, अब तो ये अमीरों का अनाज हो गया। बिल्कुल। तो अब तो सवाल ये है कि इसकी क्रॉप जब बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा एग्रीकल्चर का, तब जाके इसके दाम कम होंगे। बिल्कुल। अभी तो दाम जो है कम होता है, डिमांड अधिक है। अधिक है तो और प्राइस इधर भी में अधिक मोदी जी के जो आह्वान हुआ, मिलेट वर्ष मनाया इन्होंने, तो मिलेट के प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़ी है, तो डिमांड भी बढ़ी है। तो मार्केट में तो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे प्राइस फिक्स होती है। तो ये एक समस्या है और इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए जगह जगह पे आयोजन करना, जगह जगह पे लोगों को एनजीओ के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से नज़ीर पेश कर। लोगों को जितना जल्दी विश्वास नहीं होता कि भाई ये खान पान बदलने से डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, या किडनी हमारी रिवाइव कर जाएगी। बड़ी कठिनाई होती है लोगों को कन्विंस करने में। लेकिन ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है और हम सभी जानते हैं कि अगर सही आहार हम ले, सही खान पान ले, कुछ वक्त निकाल के अगर हम व्यायाम भी करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बीमारियों से बच जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हर बीमारी से, लेकिन बहुत बीमारियों से हम ज़रूर बच सकते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि ग्लूटेन बहुत बड़ा कारक है जो हम लोग को बीमार करता है। बिल्कुल। और ग्लूटेन को हम लोगों ने, और गेहूं जो है हमारा जो आज मुख्य भोजन बन गया, तो ये 100 बरस का इतिहास है गेहूं। इसके पहले गेहूं हमारे यहाँ नहीं होता था। और गेहूं में एक सबसे बड़ा जो गुण है वो हैबिट फॉर्मिंग है। यानी आप लगातार अगर मिलेट खा रहे हैं या दूसरा अनाज खा रहे हैं तो बीच बीच में गेहूं खाने की इच्छा पैदा होती है। और एक बार फिर गेहूं आ जाती है थाली में तो फिर मिलेट साइड हो जाता है। ये मैं अपने 4 वर्ष के अनुभव और जो लोगों से बातें होती है तो उस आधार पे मैं आपको ये बता पा रहा हूँ कि लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर इसको पूरे जीवन में उतार लिया जाए, गेहूं और चावल का परित्याग कर दिया जाए, तो डॉक्टर का बिल तो नहीं आने वाला। ये बात तय है जी। और साथ ही अगर हम मिलेट्स के बारे में अगर बात करें, इसकी जागरूकता के बारे में बात करें, साथ ही अगर हम इसके प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के बारे में बात करें, तो क्या कुछ चुनौतियां आती होंगी? इसको लेके भी थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालें। सरकार से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मिलेट के प्रमोशन में कम से कम छोटे पैक हों या बड़े पैक हों, इसको टैक्स फ्री किया जाए। और इसके प्रचार प्रसार में देखिए, जब तक लोगों को जानकारी नहीं होगी तब तक इसका प्रयोग नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। तो इसकी जानकारी के लिए संघ संस्थाओं के संपर्क में रख के छोटे छोटे कार्यक्रम गांव में किए जाए, शहरों में किए जाए, डॉक्टरों को प्रोवोकेट किया जाए कि भाई आप इसको डाइट में बताएं। इसके स्वादिष्ट बच्चों में इसकी आदत कैसे पड़े, इस पर विचार, इस पर चिंतन करना आवश्यक है। क्योंकि बच्चों में सबसे ज़्यादा अभी जो समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की बहुत बड़ी समस्या है बच्चों में। बिल्कुल। और मिलेट में फाइबर बहुत ज़्यादा है, 16 से 17% फाइबर है जो कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। तो बच्चों में इसकी आदत कैसे डेवलप की जाए, कैसे इसका प्रचार प्रसार किया जाए, इस पर चिंतन की आवश्यकता है। एक अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन मैं अपने स्तर पे प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कुछ प्रोडक्ट भी बनाए हैं इसके लिए, जो बच्चों में कैसे उसको ड्रिंक में, जैसे हॉर्लिक्स है, चॉकलेट फ्लेवर में बना के, या और ख़ास करके जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी हमने कुछ ट्रायल किया है कि जो फर्स्ट डाइट देते हैं 6 महीना के बाद, वहीं से उसकी शुरुआत कैसे की जाए, इस पर भी प्रयोग किया है मैंने। तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, तो इस प्रकार जागरूकता भी बढ़ेगी और लोगों को इसकी जानकारी भी होगी। और साथ ही काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने आपसे बातचीत भी की, काफ़ी चीज़ें हमने आपसे जाने में, मिलेट्स के बारे में हमने आपसे काफ़ी कुछ जान लिया है। साथ ही चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि मिलेट्स को लेके हमारे ज़िंदगी में शामिल करना आने वाले कल में कितना ज़रूरी बन जाएगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं जी, 2 चीज़ें हैं। आज के तारीख में 2 काम बड़ा महंगा हो गया जी। जन्म और मृत्यु। जन्म बच्चे का होता है तो 5,000 से लेके 10 लाख तक का बजट है, और मृत्यु वेंटिलेटर पे होती है, मैक्सिमम हम लोग देख रहे हैं। तो इन दोनों कष्ट से अगर मुक्ति चाहते हैं
तो खान पान में आदत बदलिए, मिलेट को अपने जीवन में उतारिए और स्वस्थ रहिए और डॉक्टर और दवा का बिल कम से कम हो, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है समाज को। और मैंने इसके 4 साल के अनुभव के आधार पर मैं ये बात कह सकता हूँ, कुछ नहीं 3 महीना करके देखिए आपको अंदाजा लग जाएगा, 2 महीना करके देखिए आपको खुद ब खुद फर्क महसूस होने लगेगा। सर, इसी के साथ आप हमारे कार्यक्रम में अपना कीमती वक्त दिया है, जो मिलेट से जुड़ी आपने तमाम जानकारी दी है, जो कहीं ना कहीं आने वाले कल के लिए हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए सर आपका तहे दिल से शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो इसी के साथ दर्शकों, जैसा कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें, जिससे हम ये जान सकें कि आपको आज का ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो फटाफट चाहे पेन कॉपी और नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रीजर रोड। साथ ही हमारा पिन कोड है 800001 और हमारा ईमेल ID है director.ddkpatna@gmail.com। तो इसी के साथ दर्शकों, अब हमें दीजिए इजाज़त। अगले दिन मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय पर कुछ खास बातचीत करेंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।